Hello everyone, welcome to Learners Academy. So I'm back again with another video that is on the topic cash book, which is part of a financial accounting course, of course. And I've already covered subsidiary books. What are subsidiary books? If you haven't checked out that video, then the link is given in the description box. You can refer to that video as well. And I have also covered many topics of financial accounting course. That also the link is given in the I button and in the description box. You can refer to that too. And before starting the video, I would request you all, if you are new to my channel, then please like, share, and subscribe to my channel. Share it with your friends so that they can also get help from the channel. And if you're finding my videos helpful, then please like this video because it motivates me to work in a better way to bring a good content, a better content every time. When you guys let me know in the comment section कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, तो वो मुझे मोटिवेट करती है कि मैं आपके लिए एक और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ. आई रियली वर्क हार्ड, लर्नर्स अकेडमी रियली वर्क हार्ड फॉर ब्रिंगिंग द बेस्टेस्ट ऑफ कंटेंट फॉर यू गाइस. सो आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है. सो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं. कैश बुक क्या होता है? ओके, सो वील बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक दैट इज कैश बुक. कैश बुक क्या होता है? बट बिफोर नोइंग अबाउट कैश बुक यू नीड टू नो व्हाट आर सब्सिडियरी बुक्स. तो सबसे पहले हम लोग फिर से एक बार ग्लैंस में जस्ट देख लेते हैं कि सब्सिडियरी बुक्स क्या होते हैं. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस. मतलब कि हमें एक तरीके से इट्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस. जो भी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है हम लोग डायरेक्टली उसमें रिकॉर्ड करते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सब जर्नल्स और इंडिविजुअल जर्नल्स ऑफ ईच अकाउंट. ओके, तो इतना समझ में आया. सी व्हाट हैपेंस इज व्हेन देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड द बिजनेस इज वेरी बिग, सो इट्स रियली अ मोनोटोनस टास्क फॉर एवरीवन कि आप एक एक ट्रांजेक्शन को इलैबोरेटिव वे में रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है. फॉर दैट पर्पज क्या होता है कि हम लोग अलग अलग बुक्स बना लेते हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स की. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैश बुक बना ली हमने, परचेज बुक बना ली, सेल्स बुक बना ली, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल एंड जर्नल प्रॉपर. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब भी इससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो हम लोग उस ट्रांजेक्शन को डायरेक्टली इस बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं. तो दीज आर कॉल्ड द सब जर्नल्स. इन्हें सब जर्नल्स भी बोला जाता है क्योंकि आपको इसमें ट्रांजेक्शन को इलैबोरेटिव वे में नहीं लिखना है, जस्ट उस ट्रांजेक्शन को जो उससे रिलेटेड है. जैसे कैश से रिलेटेड है तो आप कैश की ट्रांजेक्शन उस जर्नल में लिख दोगे. परचेज बुक की रिलेटेड है तो परचेज की उस सब्सिडियरी बुक में लिख दोगे आप. तो ऐसे हम लोग उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. नाउ मतलब कि व्हाट हैपेंस इज कि इट मेक्स आवर टास्क रियली सिंपलर. हमारा टाइम क्या होता है यूजुअली बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है जर्नल में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए. बट व्हेन यू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शंस इन दीज बुक्स इटसेल्फ, so you are not required to record any transaction in journal or in a separate cash account. या ये सारी चीजें आपको बनाने की जरूरत नहीं है. तो हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विथ कैश बुक. वील बी स्टार्टिंग विथ कैश बुक कि कैश बुक क्या होता है हम लोग. एंड इफ यू गाइस हैव नॉट चेक्ड आउट माय वीडियो ऑन सब्सिडियरी बुक्स, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप उसे देख सकते हैं. उससे मैंने डिटेल में सारी चीजें समझाई हैं. Now let's start with the cash book. Cash book क्या होता है? It's a book of prime entry. We have already understood it's a book of prime entry or a subsidiary book which serves the purpose of both the ledger and journal. मतलब कि आपका जो जर्नल का पर्पस है एंड जो लेजर का पर्पस है दोनों को ये सॉल्व कर रहा है. नाउ फीचर्स इसके क्या है? इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश रिसीट्स एंड पेमेंट ट्रांजेक्शंस. देखिए पहले मैं नॉर्मली बताती हूँ कि देखिए कैश बुक में क्या होता है. व्हाट डू वी रिकॉर्ड इन कैश बुक? एज द नेम सजेस्ट कि जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होंगी, वॉट एवर द ट्रांजेक्शंस आर रिलेटेड टू कैश, एंड दैट टू व्हेन देयर इज एन इनफ्लो एंड व्हेन देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश. अगर इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है या आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, then only we will record those transactions in those books, okay, in the cash book. Now inflow and outflow का मतलब क्या हुआ कि जब भी आपने फॉर एग्जाम्पल गुड्स सेल किए, गुड्स सोल्ड, आपने सेल किए, बट अगर आपने यू हैव सोल्ड दोज गुड्स फॉर कैश, तभी आप उस ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे. अदरवाइज अगर आपने गुड्स को क्रेडिट पे बेचा है, ठीक है, तो आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे. मतलब कि व्हाट डज इट मीन कि कैश इज कमिंग इन और कैश इज गोइंग आउट.
कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, इन दोनों केस में हम लोग कैश बुक में अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. वी हैव टू रिमेंबर इट कि हम लोग ट्रांजेक्शन्स को कब रिकॉर्ड करते हैं. फीचर्स हम लोग देखते हैं. इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स. मतलब कि अगर जब रिसीट मतलब कि आपके पास कैश आया या पेमेंट आपने पेमेंट करी, देन ओनली वील बी रिकॉर्डिंग दोज ट्रांजेक्शन्स. कैश रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. जो आपकी रिसीट्स होती हैं इसे हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं एंड पेमेंट्स को वी रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि मतलब व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग रिसीट्स ऑन द डेबिट साइड एंड पेमेंट्स ऑन द क्रेडिट साइड. सी द रीजन बिहाइंड इट इज कि कैश जो होता है हमारा वो रियल अकाउंट होता है. कैश इज व्हाट रियल अकाउंट. एंड रियल अकाउंट क्या होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन राइट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो इस केस में क्या है, कैश इज अवर असेट. कैश हमारा असेट है एंड कैश अगर जब हमारा आ रहा है तो हम लोग उसे डेबिट कर देंगे. दैट मीन्स इट इज रिसीट. ओके, मतलब कि कैश इज कमिंग इन, इट इज रिसीट एंड वो हमारा इंक्रीज हो रहा है. दैट्स व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग इट ऑन द डेबिट साइड. एंड व्हेन कैश गोज आउट मतलब कि आपका असेट जो है कम हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग, सो यू हैव टू क्रेडिट इट. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. मतलब कि अगर आपने पेमेंट करी, कैश कम हो गया एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब कि कैश आपके हाथ से जा रहा है, सो यू विल बी रिकॉर्डिंग ऑन द क्रेडिट साइड. तो इसके पीछे क्या रीजन है, रियल अकाउंट कॉन्सेप्ट है. जस्ट इन केस यू हैव बीन आस्क्ड इन द एमसीक्यूज या किसी क्वेश्चन में या यूजीसी नेट के किसी क्वेश्चन में पूछ लिया गया, तो आपको क्या करना है उस केस में, ये आंसर दोगे कि इट्स अ रियल अकाउंट कॉन्सेप्ट. इसके पीछे क्या रीजन है, रियल अकाउंट का रीजन है कि वी आर रिकॉर्डिंग द कैश ट्रांजेक्शन्स ऑन द रिसीट साइड एंड वी आर रिकॉर्डिंग पेमेंट ट्रांजेक्शन्स ऑन द credit side. Okay, excuse me. The thing is, it serves both the purpose of journal and ledger. This is just for an understanding purpose. Receipts, acha, one thing that is very, very, very important in cash book is receipts are always more than the payment side. मतलब जो भी हमारी receipts होती हैं, it is always more than the payments. Okay, so what does it mean कि it has a debit balance. डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि आपका जो डेबिट साइड का बैलेंस है यानी कि जो रिसीट साइड है वो पेमेंट से ज्यादा है. ओके, इट कैन नेवर कैश कैन नेवर हैव अ क्रेडिट बैलेंस. बट इसमें कैश बुक भी जो होती है सिंगल कॉलम भी होती है, डबल कॉलम भी होती है, ट्रिपल कॉलम भी होती है. तो सब्सिक्वेंटली हम लोग वो पढ़ेंगे कि इन केस जब भी हम बैंक का कॉलम इंक्लूड करते हैं तो उस केस में क्या होता है. अभी वी आर स्टडिंग की जो भी हमारी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसमें जो रिसीट्स कॉलम होता है इट इज ऑलवेज मोर देन द पेमेंट साइड. ओके, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, ये तो आपको पता ही है. अब हम लोग आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक की. कितनी तरह की कैश बुक होती है हमारी. एक तो देखिए सिंगल कॉलम कैश बुक या इसे हम लोग सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं. सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक, नेम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि आप इस कैश बुक में आप खाली कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो. You record only cash transactions are recorded in this case. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं या बैंक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं. देखिए होता क्या है यूजुअली कि मान लीजिए आपने गुड्स परचेज किए, आप या तो पेमेंट करोगे कैश से, ठीक है. दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट आप पे ले लोगे, आपने बोला कि भाई हम पेमेंट बाद में कर देंगे. तीसरा ऑप्शन है कि आप उसे चेक से पेमेंट कर सकते हो, आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो ऑनलाइन अपने बैंक के थ्रू. सो व्हाट हैपेंस इज कि यू आर मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक. ओके, तो तीन तरीके के ऑप्शंस हमारे पास हैं. तो इस केस में क्या हो रहा है, सिंगल कॉलम कैश बुक में वी आर यूजिंग ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स. मतलब आप पेमेंट खाली कैश से कर रहे हो, बैंक के थ्रू आप नहीं कर रहे हो, क्रेडिट पे भी आप नहीं कर रहे हो. क्रेडिट के केस में व्हाट इज इन्वॉल्व, परचेज बुक. जब भी हम क्रेडिट पे माल परचेज करते हैं तो उस केस में हम उस ट्रांजेक्शन्स को परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे. हमने गुड्स सेल किए क्रेडिट पे, हम उसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे. तो ये हम लोग आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे इसके बारे में. नाउ व्हाट अबाउट डबल कॉलम कैश बुक. डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या हुआ कि एक आपका कॉलम बनेगा कैश का, दूसरा आपका बनेगा बैंक का, या फिर एक तो ये हुआ, फिर या तो एक कॉलम आपका होगा कैश का या डिस्काउंट का,
या तो फिर एक कॉलम होगा आपका बैंक का या डिस्काउंट का, मतलब देर आर टू कॉलम्स, ओके। बट आपके सिलेबस में क्या इंक्लूडेड है? आपके सिलेबस में खाली ये इंक्लूडेड है, कैश एंड बैंक का कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक। हम लोग अपने सिलेबस में यही पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स और बैंक की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक की। ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होता है? जहां पे कैश, डिस्काउंट और बैंक तीनों की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तीन कॉलम बनते हैं, एक आपका कैश का हो गया, एक बैंक का हो गया, एक डिस्काउंट का हो गया। तो ये तीनों तरीके की जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो होती हैं, वो आप इस ट्रिपल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। फिर आपका लास्ट है पेटी कैश बुक, विच इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग पेटी कैश ट्रांजेक्शन्स। पेटी का मतलब कि जो भी हमारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं, स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए स्टेशनरी का खर्चा हो गया, ठीक है, आपका रिफ्रेशमेंट का खर्चा हो गया, भाई बोल मान लीजिए आपने ऑफिस में चाय मंगा के पी ली, समोसा मंगा के खा लिया, तो ये सब छोटे छोटे खर्चे हैं जो ऑफिस के होते हैं। तो वो हम लोग पेटी कैश ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज वो इतने बड़े नहीं होते हैं कि आपको कैश बुक में रिकॉर्ड करनी पड़े। अब कितने तरीके की कैश बुक हो गई हमारे पास? सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। आज की इस वीडियो में, आज की इस लेक्चर में आई विल बी कवरिंग सिंगल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक, जो हमारे सिलेबस में है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वी डोंट हैव टू गो थ्रू इट, तो वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी। एंड डबल कॉलम कैश बुक में भी हमें क्या पढ़ना है? खाली कैश एंड बैंक की ट्रांजेक्शन्स पढ़नी है। फिर लास्ट हमारा है पेटी कैश बुक, दैट आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हम लोग बात करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक की। इस केस में क्या होता है? वन अमाउंट कॉलम ऑन ईच साइड। इसका फॉर्मेट पहले मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, फॉर्मेट क्या है कि इसमें सिर्फ हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक में खाली कैश की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका फॉर्मेट क्या हुआ? आपने इधर डेट लिख दिया, पर्टिकुलर्स मतलब कि जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स आ रही है, और अगर आपकी बुक के फॉर्मेट में यहाँ पे रिसीट्स लिखा है तो आप रिसीट्स यूज करोगे, पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो। एंड ये हमारी पेमेंट साइड होती है, जो कि हमारी क्रेडिट साइड है। और यहाँ पे हमने क्या लिखना है? ये हमारा कैश का जो भी अमाउंट है वो हम लोग लिख देंगे, क्रेडिट साइड का जो हमारा कैश का अमाउंट है वो हम लिख देंगे, एंड ये हमारा वाउचर नंबर आ गया एंड लेजर फोलियो आ गया। ऐसे ही हमने इसे फॉर्मेट को बनाना है। फॉर्मेट ऑफ कैश बुक क्या हो गया हमारा? डेट, पर्टिकुलर्स या रिसीट्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ये हमारी डेबिट साइड हो गई, एंड दिस इज अवर क्रेडिट साइड। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, ये हमने सब लिख दिया। ओके, सो वन अमाउंट कॉलम ऑन ईच साइड, दोनों साइड पे अमाउंट कॉलम है। द लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड इट रिकॉर्ड्स द रिसीट्स ऑफ कैश। जो हमारी लेफ्ट साइड होती है वो रिसीट्स रिकॉर्ड करती है, इट इज द डेबिट साइड, while द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द क्रेडिट साइड, वो हमारी पेमेंट्स को रिकॉर्ड करती है। मतलब कि आपके पास अगर कैश आया तो आपने इसे यहाँ पे रिकॉर्ड किया, आपने कोई भी पेमेंट करी तो आपने इसे यहाँ पे रिकॉर्ड किया। अब दूसरी चीज क्या है कि कैश बुक में हमेशा कैश का जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा, विच मीन्स रिसीट साइड इज ऑलवेज मोर देन द पेमेंट साइड। तो हमारा क्या आएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब कि आपका ये वाला बैलेंस इससे ज्यादा है, तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो भी डिफरेंस है, इस अमाउंट का और इस अमाउंट का, तो वो डिफरेंस आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन में हो जाएगा, तो इन दोनों का टोटल सेम हो जाएगा। ओके, तो ये टू बैलेंस कैरिड डाउन आपका क्या होगा? फिर नेक्स्ट मंथ में यहाँ पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, ये 30th, फॉर एग्जाम्पल आपने ये 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी। अब 30th अप्रैल को आप क्या करोगे? जो भी मंथ की लास्ट डेट होगी उसमें इन दोनों का टोटल करोगे, दोनों में से जो भी माइनस निकल कर आता है इसका वो आप लिखोगे इस साइड अमाउंट में। फिर उसके बाद ये जो अमाउंट है आपका टू बैलेंस ब्रॉड डाउन में आएगा। ये हम लोग ट्रांजैक्शन एक एग्जांपल से समझते हैं, इससे आपको और क्लैरिटी आएगी कि हम लोग इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली आई हैव अ बैड थ्रोट, तो इस वजह से बार बार थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ जी, सो वील बी टेकिंग इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन सिंगल कॉलम कैश बुक। हम लोग कैश बुक का एक इलस्ट्रेशन लेते हैं जिसमें हम लोगों को कैश बुक बनानी है
वो भी सिंगल कॉलम, एक ही कॉलम की बनानी है, ठीक है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन अ सिंपल कैश बुक ऑफ अशोक। इसमें आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको सिंपल कैश बुक बनानी है कि 2 कॉलम कैश बुक बनानी है, तो जैसे आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है आप बिल्कुल वैसे ही बनाओगे। तो सिंगल कॉलम कैश बुक के केस में क्या होता है कि आप एक ही सिर्फ जो कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं सिर्फ उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट हम लोगों ने देख लिया इसका। अब वन बाय वन हम लोग इन सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। आई एम अज्यूमिंग कि आपको जर्नल एंट्रीज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओके। तो वैसे तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारी रिसीट्स है, कैश आ रहा है तो हम लोग उसे रिसीट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, जा रहा है तो हम लोग उसे पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ये हमें क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा। देखिए जनवरी 1 को क्या हो रहा है कि यू कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹20,000। व्हाट डज इट मीन कि आपके बिजनेस में कैश आया, दैट मीन्स यू आर रिसीविंग कैश इन योर बिजनेस। तो हम लोग इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? रिसीट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्लियर है। लेकिन इसकी जर्नल एंट्री भी क्या होती थी, अगर आपको याद होगा कि कैश अकाउंट डेबिटेड, ओके, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, मतलब कि आपके बिजनेस में कैपिटल आ रही है, कैश आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि कैश जो है आपका रियल अकाउंट है, कैश इंक्रीज हो रहा है इन योर बिजनेस। तो आप लोग इसे क्या करोगे, एज इट इज रियल अकाउंट आप इसे रिसीट साइड में रिकॉर्ड करोगे टू कैपिटल करके। तो हम लोग इसे रिकॉर्ड करते हैं, जनवरी 1 की ट्रांजेक्शन है, ओके। तो हम लोगों ने पहले तो लिखा ये 2019, या आपको अपने फॉर्मेट में लिखना है। अब जनवरी 1, ओके। अब क्या हो रहा है इसका, हम लोग क्या लिखेंगे, इस साइड हम लोग टू से लिखते हैं, इस साइड हम लोग बाय से लिखते हैं। तो टू से हम लोग कैसे लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, वाउचर नंबर इज नॉट मेंशन, लेजर फोलियो का आपको सिर्फ कॉलम बनाना है। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमाउंट जो कि आपका कैश का है, 20,000 हो गया। ये हमारी पहली ट्रांजेक्शन हो गई। अब हम लोग दूसरी ट्रांजेक्शन पे आते हैं। बॉट गुड्स फॉर कैश ₹18,000 ऑन जनवरी 4। जनवरी 4 को आपने गुड्स परचेज किए, दैट मीन्स कैश इज गोइंग, देर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो आप कैश दे रहे हो, तो वेर यू विल बी रिकॉर्डिंग इट, यू विल बी रिकॉर्डिंग इन द पेमेंट साइड्स, ठीक है। तो अब हम लोग इसे पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, दिस इज अवर पेमेंट साइड। ये हमारी पेमेंट साइड है। सपोज आपकी क्लास में बोला है कि पर्टिकुलर्स ना लिख के पेमेंट्स लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे रिसीट्स लिखना है, तो आप वैसे ही मेंशन करोगे अपने एग्जाम में भी। तो यहाँ पे हो गया हमारा, ये हमारा 2019 है, जनवरी 4 बाय परचेजेस, ठीक है। आपने गुड्स परचेज किए, तो गुड्स परचेज की जर्नल एंट्री क्या होती थी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, दिस वेरी बेसिक, स्टिल आई एम होपिंग कि आपको आइडिया है इन सारी चीजों का। टू कैश अकाउंट, कैश गया, तो बाय परचेजेस हो गया, कितने के गुड्स परचेज किए थे आपने, 18,000 के। अब हम लोग आगे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जनवरी 7 को आपने गुड्स बेचे, आपने गुड्स बेचे, दैट मीन्स कैश इज कमिंग इन, कैश अंदर आ रहा है। तो 9,000 को वेयर विल बी रिकॉर्डिंग इट, विल बी रिकॉर्डिंग इट ऑन रिसीट साइड। अब हम लोग जनवरी 7 का रिकॉर्ड करते हैं। टू सेल्स, आपने सेल्स करी, कितने की करी है, कितने की सेल्स आपकी हुई है, 9,000 की। तो विल बी रिकॉर्डिंग 9,000 ओवर हेयर, ओके। अब सोल्ड गुड्स फॉर कैश आपने लिख लिया। जनवरी 9 को आपने क्या किया, यू हैव पेड टू गोपाल, गोपाल क्या हो गया, रिसीवर हो गया, एंड आपने पे किया, दैट मीन्स कैश इज गोइंग आउट, देर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। कितना कैश गया है, 4,000। तो हम लोग क्या करेंगे इसे, जनवरी 9 में देर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश, सो यू विल बी रिकॉर्डिंग इट ऑन क्रेडिट साइड बाय गोपाल, गोपाल रिसीव कर रहा है, तो हम लोग इसे पेमेंट्स में, दैट मीन्स यू आर मेकिंग अ पेमेंट। तो कितना आपने किया था, यू पेड ₹4,000, हाउ मच डिड यू पे, 4,000, ओके। ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमित, अब कैश आ रहा है ऑन जनवरी 13, कैश इज कमिंग इन, मतलब कि कैश आपका इंक्रीज हो रहा है और अमित आपको कैश दे रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कैश अगर आ रहा है देन वील बी रिकॉर्डिंग इट ऑन रिसीट साइड। कितना कैश आ रहा है, 8,000। तो रिकॉर्ड करते हैं इसे, जनवरी 13, जनवरी 13 टू अमित, कैश अकाउंट डेबिटेड टू अमित, कितना था हमारा, 8,000।
ओके। अब वी बॉट फर्नीचर फॉर रुपीज 3000, मतलब कि आपने फर्नीचर परचेज किया, कैश इज गोइंग आउट, देर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। तो वेयर विल बी रिकॉर्डिंग ऑन द क्रेडिट साइड। कितना आपने फर्नीचर पे किया है फर्नीचर के लिए? यू हैव पेड 3000। तो ऑन January 15 यू विल बी रिकॉर्डिंग बाय फर्नीचर। बाय फर्नीचर कितने का फर्नीचर था आपका? 3000 का। कितने, कब आपने किया था? January 15 को। ओके। अब पेड इंटरेस्ट, आपने पे किया इंटरेस्ट, मतलब कि देर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। ऑन January 17 यू पेड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 500। तो आपने पे किया, तो क्या हो जाएगा? बाय इंटरेस्ट। कितना पे किया था? 500 पे किया था। ओके। कब पे किया था आपने? January 17 को। तो देर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। इसकी एंट्री भी हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, मतलब कि आपने इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कैश नीचे आया तो बाय इंटरेस्ट हुआ, हमने उसे पेमेंट साइड में रिकॉर्ड कर लिया। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू गाइज। अब हम लोग बात करते हैं January 19 की। यू रिसीव्ड कमीशन, आपने रिसीव करी कमीशन, दैट मीन्स कैश इज कमिंग इन। आपको मिल रहा है कैश, आपको कमीशन मिली है। हाउ मच? 400। तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट हो जाएगा। तो January 19 में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसे रिसीट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे, टू कमीशन। ओके। कितना आपको मिली है? 400। Now, January 23 को what you have done, withdrew cash for personal use। तो जब भी पर्सनल यूज की बात आती है, यानी कि ड्रॉइंग्स की बात आ रही है, आपने कैश विड्रॉ कर लिया अपने बिजनेस से, यानी कि कैश कम हो गया आपके बिजनेस में। और ड्रॉइंग्स यू हैव यूज इट फॉर योर पर्सनल यूज, तो इसकी एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो कितना आपने विड्रॉ किया है? 2000। सो वील बी रिकॉर्डिंग इट ऑन पेमेंट साइड। तो January 23 को क्या हो जाएगी हमारी एंट्री? बाय ड्रॉइंग्स। आपने कितना विड्रॉ किया था? 2000। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू गाइज। अब पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन January 25, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, पेमेंट साइड में आ जाएगी। कितना पे किया? 800 पे किया। तो January 25 को हम लोग क्या रिकॉर्ड कर लेंगे? बाय इलेक्ट्रिसिटी। ओके। कितना आपने पे किया था? 800। ओके। आपने 800 पे किया था, दिस मच वी हैव रिकॉर्डेड। अब पेड सैलरी, मतलब कि आपने सैलरी पे करी, ठीक है। ऑन 27 आपने सैलरी पे करी, दैट मीन्स इट इज पेमेंट। तो क्या हो जाएगा? बाय सैलरी हो जाएगा 27 को। January 27 बाय सैलरी। कितनी पे करी है आपने? 1200। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब क्या हुआ? कि आपने सेल्स करी है, किस में करी है? कैश में करी है, मतलब कि कैश इज कमिंग इन। तो दैट मीन्स यू विल बी रिकॉर्डिंग इट ऑन द रिसीट साइड। January 29 को आपने 8000 की सेल्स करी है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे January 29 टू सेल्स। कितने की करी है आपने? 8000। इतना क्लियर हो गया आपको? बॉट गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमें सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है, लेकिन हमें कैश बुक में खाली एक सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी होती है जिसमें पेमेंट्स हुई और रिसीट्स हुई। बट ये क्या हो रहा है कि गुड्स को हमने परचेज किया है क्रेडिट बेसिस पे, तो हम लोग इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो यहाँ तक हमने सारी ट्रांजेक्शन्स कर ली हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे। मैंने आपको बताया था ना फीचर्स में कि कैश अकाउंट, कैश बुक हैज ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस, मतलब कि कैश की जितनी भी रिसीट साइड होती है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पेमेंट साइड। तो इट ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस, राइट। तो पेमेंट्स कभी भी रिसीट से ज्यादा नहीं हो सकती, ये हमें ध्यान में रखना है। तो हमारा बैलेंस यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन। और क्या चल रहा है? जनवरी, तो January 31 को, यानी कि मंथ के लास्ट में कितना आएगा ये हमें टोटल करना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं टोटल इसे वन बाय वन। चलिए देखते हैं।
पहले हम लोग इस साइड को टोटल करेंगे बिकॉज इट इज मोर देन द पेमेंट साइड, राइट? तो 20,000 प्लस 9,000 प्लस 8,000 प्लस 400 प्लस 8,000, हमारा टोटल हो जाता है यहाँ पे 45,400। दिस इज अवर टोटल। कितना है हमारा? 45,000। मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं आएगा इसमें बिकॉज बहुत ज़्यादा मेसी हो गया है। ओके, सो 45,400, 45,400 दिस इज अवर टोटल। अब इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो हमें बैलेंस मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 45,400 में से हम लोग इस अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, 45,400 माइनस 18,000 माइनस 4,000 माइनस 2,000, ओके दिस इज 3,000 एक्चुअली, माइनस 3,000 माइनस 500 माइनस 2,000 minus 800 minus 1,200. So now it comes to 15,900, 15,900 ये हमारा बैलेंस है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, 45,400 हमारा यहाँ पे टोटल आ गया। अब हमें क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो हमारा बैलेंस है हम लोग नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को उसे नीचे लेकर आएंगे। तो कैसे, ये बाई बैलेंस कैरी डाउन है, तो हम लोगों को नेक्स्ट मंथ से तो स्टार्ट करनी होगी, नेक्स्ट मंथ की भी कैश बुक बनानी होगी। तो हमारी नेक्स्ट मंथ की कैश बुक जब बनेगी तो वील बी रिकॉर्डिंग इट लाइक टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके, और ये हमारा कितना बैलेंस है, यहाँ पे हमारा कितना बैलेंस है, 15,900 हमारा बैलेंस आया था। तो ये हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक क्लियर हो गया इतना। आई एम होपिंग कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर जस्ट इन केस आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो कि आपको अगर इसमें कंफ्यूजन है बनाने में या किसी भी चीज़ में, किसी भी ट्रांजेक्शन में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एक इलस्ट्रेशन में और लूंगी विच इज बेस्ड ऑन जीएसटी। हम लोग जीएसटी के बेसिस पे लेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, हम लोग डबल कॉलम कैश बुक देखते हैं। सो आई एम होपिंग कि आपको सिंगल कॉलम कैश बुक क्लियर हो गया है। अब हम लोग दूसरा इलस्ट्रेशन लेंगे विच इज बेस्ड ऑन डबल कॉलम कैश बुक। उसमें हम लोग कैश और बैंक, तो अब हम लोग दूसरा एक इलस्ट्रेशन लेंगे विच इज बेस्ड ऑन टू कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक हम लोगों ने देख लिया है, उसका एक इलस्ट्रेशन भी देख लिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके और इलस्ट्रेशंस लूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको और उसके एग्जाम्पल्स चाहिए और इलस्ट्रेशन चाहिए, सो आई विल बी टेकिंग दैट। नाउ डबल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं, तो पहले तो जान लेते हैं डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है। Debit side of cash book represents receipts of cash and checks deposited in the bank। तो मतलब कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में, इट इज कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो जो भी ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड है और बैंक से रिलेटेड है हम लोग वो रिकॉर्ड करेंगे। अगर नया बिजनेस शुरू हो रहा है तो जो हमारा कैश या बैंक का कॉलम है तो वो हमेशा कैसे स्टार्ट होगा, टू कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट होगा। मतलब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऐसे करके आपको, जैसे हमने लास्ट इलस्ट्रेशन में किया था। ओपनिंग बैलेंस, इफ कैश बुक इज प्रिपेयर्ड फॉर एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कॉलम इज ऑलवेज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब कि जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप रिसीट साइड में हमेशा, कैसे मैंने बताया था ना कि कैश बुक का बैलेंस हमेशा रिसीट्स इज ऑलवेज मोर देन पेमेंट साइड। तो जब भी आप मंथ एंड में कैश का बैलेंस रिकॉर्ड करते हो तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके करते हैं, राइट? बाय बैलेंस कैरी डाउन करके करते हैं। तो मंथ के स्टार्टिंग में आप क्या करते हैं, उसे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करते हैं, राइट? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करते हैं। अब लेकिन बैंक के केस में क्या होता है कि हमने ये तो समझ लिया कि कैश का जो भी डेबिट साइड होगा इट ऑलवेज हैज टू बी ग्रेटर देन योर क्रेडिट साइड। बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ बैंक कॉलम, बैंक का जो भी अमाउंट होता है इट कैन हैव अ डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। व्हाट डज इट मीन कि डेबिट बैलेंस है तो यानी कि ये तो क्लियर है कि बैंक की भी रिसीट्स जो भी हैं वो हमारी पेमेंट से ग्रेटर है। लेकिन क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ओवरड्राफ्ट का केस है।
अगर बैंक के कॉलम में पेमेंट साइड इज ग्रेटर देन receipt side, it means there is an overdraft. And what does overdraft means? कि मान लीजिए आपको बैंक ने लिमिट दी 50,000 की एंड आपने कितना यूज किया 80,000, सो 30,000 आपने ज्यादा यूज कर दिया, सो दैट इज द केस ऑफ ओवरड्राफ्ट। ठीक है, उस केस में आपने बैंक के बैलेंस से ज्यादा यूज कर दिया तो वो ओवरड्राफ्ट का केस हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, आपका पेमेंट साइड या क्रेडिट बैलेंस होता है जो वो ज्यादा हो जाता है इन रिलेशन टू डेबिट साइड। तो ये हम लोग और क्लैरिटी से समझते हैं। देखिए इसका फॉर्मेट क्या है। एक तरफ आपका आ गया डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। फिर दूसरा कॉलम ये आपकी क्रेडिट साइड है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। आपने, जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि कैश के केस में क्या होता है कि हम लोग मंथ एंड किस में क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैश का बैलेंस आ गया। एंड सपोज आपका अगर बैंक का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि आपकी बैंक की पेमेंट साइड ज्यादा है और रिसीट साइड कम है, तो उस केस में क्या होता है, ये मंथ का स्टार्टिंग है, ये आप मंथ के एंड में आप क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन। टू बैलेंस कैरीड डाउन, जो भी बैंक का अमाउंट होगा वो आप इस पे मेंशन कर दोगे। इसे हम और क्लैरिटी से समझते हैं, जब हम एग्जांपल लेंगे और अच्छे से हमें समझ आएगा। ओके, तो देखिए इलस्ट्रेशन लेते हैं। ये विदाउट जीएसटी अभी मैं करा रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं जीएसटी पर भी लूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द कैश विद कैश एंड बैंक कॉलम्स फॉर द ईयर 2019। आपको दिया हुआ है कि ईयर 2019 में आपको कैश की और बैंक की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है। यू हैव टू मेक द डबल कॉलम। सो स्टार्टिंग विद इट, April 1st, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, मतलब कि जो पिछले महीने आपके पास बैलेंस बचा था मार्च में, मार्च 31st का, दैट बैलेंस इज इन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। तो ये आपका कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, 5500, 15,000। तो ये आप कैसे रिकॉर्ड करोगे इसे, देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसमें। 1 अप्रैल है, राइट, April 1st, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब कि आपके पास जो भी बैलेंस है उसे आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो जो आपका कैश का बैलेंस दिया है, कितना दिया है ये, 5,000, एंड बैंक का बैलेंस आपको दिया है 15,500। ये आपने बैंक के कॉलम में लिख दिया। ठीक है, एक आपने लिखा कैश के अकाउंट में, एक आपने लिखा बैंक के अकाउंट में। सॉरी, ये आपका 5,500 है एंड ये 15,000 है। ये आपका हो गया 5,500, दिस वन इज 15,000। अब हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। April 2 में आपने गुड्स सोल्ड किए कैश के, बहुत सिंपल है। कैश आपके पास आ रहा है, सेल्स आपकी हो रही है फॉर 9,000, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, रिसीट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो April 2 में आपने क्या किया, April 2 टू सेल्स डेट। ओके, या आपने कितने की सोल्ड करी थी, 9,000, तो आप 9,000 में क्या लिख दोगे। अच्छा, इसमें मेंशन है कि फॉर कैश, आपने कैश में बेचा, ये नहीं लिखा है कि आपने चेक दिया, ये लिखा है कि यू हैव सोल्ड इट फॉर कैश, तो आपको इन रिटर्न कैश मिल रहा है, तो 9,000 आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। अब April 3 की देखते हैं, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम लक्ष्मण। अब लिखा है कि हमने चेक रिसीव किया लक्ष्मण से, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि आपने चेक को रिसीव किया, ओके, लेकिन इसके बाद April 4 में तुरंत ये बता दिया गया है कि चेक रिसीव फ्रॉम लक्ष्मण इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मतलब 3 अप्रैल को आपने चेक रिसीव किया, 4 अप्रैल को आपने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो हमारी ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आएगी, लेकिन इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं आपको बता दूं, यू रिसीव द चेक फ्रॉम लक्ष्मण, दैट मीन्स चेक इन हैंड जब आपने रिसीव किया, लेकिन बैंक में आपने डिपॉजिट नहीं किया, तो टू लक्ष्मण इसकी जर्नल एंट्री हो गई। लेकिन इसमें कैश का या बैंक का कोई भी आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हो रहा है। आपने चेक ये रिसीव किया है बट यू हैवंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन April 3।
तो इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। बट ऑन April 4 क्या कह रहा है कि चेक रिसीव फ्रॉम लक्ष्मण इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब जो भी आपने चेक रिसीव किया था वो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा टू चेक इन हैंड। ओके, इन ब्रैकेट आ जाएगा आपका लक्ष्मण। तो ये कितना अमाउंट है आपने चेक का रिसीव किया था, 4200। तो ये इसकी जर्नल एंट्री होगी, मतलब आपने जो चेक रिसीव किया था वो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया ऑन April 4। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड लक्ष्मण ब्रैकेट में हो जाएगा। तो ये हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। टू चेक इन हैंड हमारा ये लक्ष्मण ब्रैकेट में आ गया 4200। कब किया था आपने, April 4 को। डन। उसकी एंट्री नहीं होगी, वो हम लोग खाली वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो कैश से या बैंक से रिलेटेड हो। अब ऑन April 5 यू बॉट गुड्स, आपने गुड्स खरीदे, दैट मीन्स आपको आपने पेमेंट करी। नथिंग इज मेंशन, किसी का नाम भी नहीं मेंशन किया, ये भी मेंशन नहीं किया है कि चेक के थ्रू पेमेंट करी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कैश परचेज है आपकी ये। सो ये हमारी कहाँ रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी April 5 की, तो फॉर 7000। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे April 5 बाय परचेजेस। कितना आपका अमाउंट है, 7000। कैश की ट्रांजैक्शन है तो हम लोग कैश में रिकॉर्ड करेंगे, बैंक की है तो बैंक में। अच्छा, आई एम सो सॉरी, इसमें मैंने जो है 4200 यहाँ पर लिख दिया है। ये हमारा बैंक के ही उसमें जाएगा क्योंकि बैंक का बैलेंस है ना ये, तो हम लोग बैंक के ही कॉलम में लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसे। नाउ ऑन April 6 यू पेड कैरेज इन कैश, मतलब कि कैश जा रहा है, कैरेज आपने पे किया, सो बाय कैरेज हो जाएगा आपका 200 का। बाय कैरेज क्या पे किया आपने, कैश के थ्रू पे किया है। कब पे किया है आपने, 6 को पे किया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग April 6 लिख देंगे, डेट लिख दी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बट आप शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा एग्जाम में, because I am writing it because of the space problem. Now, sold goods for cash. On April 8, you sold goods for cash. That is for 7500. Cash आ रहा है, sales हो रही हैं on April 8 for 7500। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू सेल्स। आपने कैश में बेचा है तो 7500 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं। April 10 को सेल प्रोसीड्स ऑफ 8 April डिपॉजिटेड इनटू बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए आपको जो 8 April को 7500 मिला, मतलब कि जो कैश आया वो आपने क्या किया है, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट हो गया। तो अब दोनों अकाउंट्स इसमें आ रहे हैं, बैंक का भी आ रहा है कैश का भी आ रहा है, तो हम लोग दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। उस केस में क्या होता है, इट इज कॉन्ट्रा एंट्री। उस केस में कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है, मतलब कि दोनों तरफ की डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो रही है, मतलब कि आपको डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड करना है। एंड व्हेन यू विल रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शंस ऑन बोथ द साइड्स, यू विल राइट सी इन फ्रंट। तो देखिए कैसे लिखना है हमें। 10 April को 7500 आपने बैंक में डिपॉजिट किया। ओके, तो आप लोग पहले तो क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे April 10 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, मतलब कि आपके पास जो भी कैश था वो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, 7500 यहाँ पे आ गया क्योंकि आप बैंक में जमा कर रहे हो। और अब हम लोग इसे April 10 क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे बैंक आ गया। बाई बैंक ये आप रिकॉर्ड करोगे 7500 कैश में, क्योंकि कैश रिड्यूस हो रहा है और बैंक का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग लेजर फोलियो में बीच में क्या लिख देते हैं, सी एंड सी, विच मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री। इट इज अ केस ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों साइड आ रही है हमारी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी April 12 को आपने क्या किया, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज।
मतलब कि आपने बैंक से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया अमाउंट, दैट मीन्स ड्रॉइंग से हमारी April 12 को 3000 के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, April 13 को आपने बैंक से विड्रॉ किया, वो भी पर्सनल यूज के लिए, कितना किया, 3000। तो इसका मतलब बैंक का बैलेंस कम हो गया, इसीलिए हम लोग इसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ओके। अब April 15 बॉट गुड्स फ्रॉम अमर। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पे जो जिससे आपने गुड्स खरीदे उसका नाम दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन बिकॉज द नेम ऑफ द सेलर इज गिवन, दैट्स व्हाई इट, ये क्या हुई, हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई। ये ना कैश की ट्रांजेक्शन है ना बैंक की ट्रांजेक्शन है, तो वी वोंट बी रिकॉर्डिंग इट इन द कैश बुक। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए हमारा एक अलग बुक होती है, जैसे परचेज बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, तो वो जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग आगे उसको समझेंगे कि कैसे उसमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है। नाउ April 17 को क्यों, क्या ट्रांजेक्शन है, पेड अमर बाय चेक, मतलब आपने चेक से पेमेंट करी अमर को, एंड ही अलाउड अस डिस्काउंट ₹300, मतलब आपने गुड्स परचेज किए थे अमर से 15 अप्रैल को, तब तो आपने क्रेडिट पे परचेज करी थी, लेकिन 17 अप्रैल को आपने उसी गुड्स की पेमेंट करी है बाय चेक, यानी कि बैंक की ट्रांजेक्शन से करी है, यानी कि आपका बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, यू हैव पेड, तो वो पेमेंट साइड में आएगी। एंड ही अलाउड अस डिस्काउंट ऑफ ₹300, तो डिस्काउंट की कोई भी एंट्री हमारी कैश बुक में नहीं होगी, बिकॉज हम लोग डबल कॉलम कैश बुक पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग कैश एंड बैंक की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो ये जर्नल प्रॉपर में होगी। तो वील बी रिकॉर्डिंग ओनली 9700 दैट वी हैव पेड टू अमर। तो April 17 में हमारा क्या हो जाएगा, April 17 में बाय अमर आएगा, एंड किस में आएगा, हम लोगों ने बैंक से पेमेंट करी है तो इट विल बी 9700। ओके, तो ये हमारा बैंक में आ जाएगा। अब 19 अप्रैल को यू सोल्ड गुड्स टू मोहन, आपने मोहन को गुड्स बेचे, यानी कि आपने क्रेडिट पे बेचे, ये हम ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करेंगे 8000 के। ऑन 21 अप्रैल यू रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मोहन, मतलब आपने जो भी गुड्स बेचे थे आपने, मोहन ने आपको उसका चेक दिया है फॉर 8000, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उसी दिन ये चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ है कि नहीं, नथिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर। और इसके बाद की एंट्री आपको यहाँ पे दी हुई है कि जो चेक रिसीव फ्रॉम मोहन इज एंडोर्स टू गोपाल, मतलब कि जो भी आपको चेक मिला था वो आपने आगे गोपाल को फॉरवर्ड कर दिया है। तो अब इसकी कोई भी ट्रांजेक्शन हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, लेकिन हम लोग इसकी जर्नल एंट्री समझ लेते हैं कि क्या होगी। देखिए, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मोहन, मतलब कि चेक इन हैंड हुआ टू मोहन। ओके, आपने कितने का किया था, 8000, 8000। सो देर इज नो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ चेक या बैंक, या मतलब कैश या बैंक की कुछ भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो नहीं हो रही है, बिकॉज आपको चेक मिला लेकिन आपने उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो दैट मीन्स यू वोंट बी रिकॉर्डिंग इन द कैश बुक। अब आपने क्या किया, April 23 को जो आपको चेक मिला था वो आपने क्या किया, गोपाल को दे दिया, तो गोपाल इज द रिसीवर इस केस में टू चेक इन हैंड जो आपके पास था, ठीक है, और इसे हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे मोहन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8000 का उसमें, तो ये भी हमारी ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आएगी। नाउ April 25 को व्हाट इज हैपनिंग, पेड इनटू बैंक, April 25 को यू हैव पेड इन बैंक, तो व्हाट डज इट मीन कि बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है टू कैश, आपने क्या पे किया, कैश पे किया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है एंड कैश का बैलेंस कम हो रहा है, तो ये भी, दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री, राइट। तो आप क्या करोगे, April 25 को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे टू कैश, कितना आपका बैलेंस था, 4000। ओके, 4000 आपने बैंक में किया, तो ये आपका बैंक में ये आ जाएगा 4000। April 25 बाय बैंक, आपने कैश भी तो आपका कैश रिड्यूस हो रहा है, तो आप लोग कैश में कितना अमाउंट लिख दोगे, 4000। तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री का केस है, तो यहाँ पे आप दोनों साइड में क्या लिख दोगे, सी, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुमित एंड बैंक्ड द सेम डे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लिखा है कि आपने सुमित से चेक आपको मिला एंड उसी दिन आपने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया। तो इसकी एंट्री हमारी क्या हो जाती है कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सुमित, राइट। तो कितना अमाउंट है, 3800। ओके, तो अप्रैल 26 को हम लोगों ने क्या किया, अप्रैल 26 टू सुमित हो जाएगा, और ये आपका बैंक के बैलेंस में 3800 आ गया। अब दूसरी देखते हैं, पेड रेंट 1000 एंड चैरिटी 500। ये दोनों ही केस, दीज आर द केसेस ऑफ पेमेंट्स। तो अप्रैल 27 को आपने पेमेंट करी रेंट फॉर 1000, चैरिटी फॉर 500। तो ये हो जाएगा बाय रेंट 1000, कैश में आपने पे किया है, बाय चैरिटी 500। कब पे किया था आपने, 27 अप्रैल को। अब बैंक notified that the check received from Sumit has been dishonored and bank charged 30 rupees on it। तो जो आपने चेक डिपॉजिट किया था बैंक में वो डिसऑनर हो गया, तो इसका मतलब ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। सुमित को आपने वापस दे दिया है तो सुमित टू बैंक हो जाएगा। लेकिन और कितने का चेक था, 3800 का था, बट बैंक ने कितने चार्जेस लेवी कर दिए हैं इसके लिए, 30 रुपीज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3830 एंड 3830। तो व्हाट विल हैपन, बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है अप्रैल 29 में। तो बाय सुमित हमारा हो गया 3830 रुपीज। ऑल राइट, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू गाइस। अब लास्ट हमारी है अप्रैल 30 बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस का मतलब क्या हुआ कि बैंक ने चार्जेस लिए, तो ये हमारा आ जाएगा बाय बैंक, बाय बैंक चार्जेस टू बैंक अकाउंट, राइट। तो बैंक चार्जेस, तो ये हमारा कितना है, 200। अब हम इन सबका टोटल कर लेंगे। वी हैव टू टोटल कैश साइड, वी हैव टू टोटल बैंक साइड, देखते हैं क्या बैलेंस आता है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको वन बाय वन। कैश का पहले मैं टोटल करती हूँ, 5500 प्लस 9000 प्लस 7500। हमारा टोटल आ रहा है इस केस में 22,000, ठीक है, 22,000 माइनस, क्योंकि रिसीट साइड इज ऑलवेज मोर देन द पेमेंट साइड इन केस ऑफ कैश। सो व्हाट वील बी डूइंग इज, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 7000 पेमेंट साइड में जो है, -200 -7500 -4000 -1000 -500। सो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1800। तो ये हमारा बैलेंस आ गया फॉर नेक्स्ट मंथ। तो 30 अप्रैल को बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना हमारा बैलेंस है, इट इज 1800। अब हम लोग बैंक का टोटल करते हैं। बैंक का टोटल हम लोग करते हैं यहाँ पर 15,000, 4200, 7500, 4000, 3800। So it comes to 34,500, right? 34,500। बट इस केस में है कि हमें देखना है कि ये ओवरड्राफ्ट का केस तो नहीं है, तो हम पहले दोनों साइड के टोटल करेंगे। तो दोनों साइड के हमने टोटल किए, 3000 प्लस 9700 प्लस 3830 प्लस 200। सो इसमें अभी क्या है, नो दिस इज नॉट द केस ऑफ ओवरड्राफ्ट बिकॉज रिसीट साइड ऑफ बैंक इज मोर देन द पेमेंट साइड। तो रिसीट साइड में हमारा कितना है, 34,500, पेमेंट साइड में हमारा कितना है, 16,730। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, हमारा 16,730 पेमेंट साइड में है बैंक के, तो 34,000 माइनस 34,500 माइनस इतना आपने किया तो आपका कितना हो जाएगा, 17
1770। तो बैंक साइड में आपका क्या आ जाएगा? 17,770। ऑलराइट। तो इस साइड आपका क्या टोटल है? 34,500 आपने लिख लिया, 22,000 लिख लिया। ठीक है, ये आपका टोटल हो गया। दिस इज द बैलेंस दैट यू विल बी कैरिंग डाउन। अब आपको 1 मई में क्या करना है, इसे थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। अप्रैल 1 मई को क्या होगा इसका? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस है हमारा कैश का? 1800, ये हमने कैश कॉलम में लिख दिया। एंड बैंक का हमारा है 17,770। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। या हमने सेकंड कॉलम, 2 कॉलम कैश बुक पढ़ी थी, और हमने सिंगल कॉलम कैश बुक का भी इलस्ट्रेशन लिया है। इफ यू वांट मी गाइस कि मैं जीएसटी पर भी क्वेश्चंस लूँ, या आप चाहते हैं कि मैं और इलस्ट्रेशंस लूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, तो मैं उस टॉपिक को भी कवर करूंगी। एंड आई होप आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं। समझ में आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, एंड मेरी इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। Thank you so much for visiting Learners Academy. Thanks a lot.